देश भर में छापेमारी, गिरफ्तारी और बैन। आखिर में केंद्र सरकार ने निर्णय ले ही लिया। पीएफआई पर केंद्र सरकार की लाल आंख। 5 साल के लिए लगाया प्रतिबंध पीएफआई संगठन के ऊपर। नमस्कार, राष्ट्र प्रथम में आपका स्वागत है। मैं हूं तपस्वी आचार्य। हमारी विशेष पेशकश के साथ छापेमारी, गिरफ्तारी और बैन। नमस्कार दर्शक मित्रों, आज मैं पीएफआई की कुछ अहम डिटेल और अहम कड़ी के साथ आया हूं। डिटेल जानेंगे पीएफआई पे बैन क्यों हुआ। सबसे पहले बात करें तो बिहार के फुलवारी शरीफ के मॉड्यूल के पकड़े जाने के बाद अमित शाह ने पीएफआई के देशव्यापी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लेकर एक एक्शन प्लान बनाया और टेरर फंडिंग पर शिकंजा कसने के लिए एजेंसियों को एक निर्देश जारी किया और निर्देश दिए थे। डिटेल ऐसी है कि इस मॉड्यूल के पकड़े जाने के बाद पता चला कि पीएफआई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की योजना बना रहे थे। साथ ही एजेंसियों के कान तब खड़े हो गए जब फुलवारी शरीफ से वहां पर जब्त किए गए दस्तावेजों और उसी के साथ गजवाए हिंद के लिए वहां पर टारगेट 2047 तय किया गया और वहां पर लिखा भी वहां पर ऐसा गया। डिटेल कुछ ऐसी है कि पहला मौका था ये जब किसी कट्टरपंथी संगठन के दस्तावेजों में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया और योजनाबद्ध कार्यवाही के लिखित सबूत मिले हैं। डिटेल कुछ ऐसी है कि खुफिया एजेंसियां तब वहां पर और चौकी जब यहां से बरामद दस्तावेजों में तुर्की, पाकिस्तान और मुस्लिम देशों से मदद लेने की योजना भी इन दस्तावेजों में मिली गई। मेरे पास कुछ लिखित एजेंसियों के द्वारा और विविध न्यूज़ पोर्टल और न्यूज़पेपर ने क्या लिखा हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और डिटेल जानेंगे पीएफआई पर शिकंजा क्यों सका। यहां से एक खुलासा हुआ था कि पीएफआई अब तक एक कट्टरपंथी संगठन से आगे निकलकर देश को तोड़ने और सांप्रदायिक उन्माद भड़काकर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की आगे और बढ़ रहा था। डिटेल कुछ ऐसी यहाँ पर अलग पोर्टल ने लिखा हुआ है कि एनआईए को बनाया गया मॉडल एजेंसी और इसके साथ एक उनको नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया और साझा ऑपरेशन चलाने के एक निर्देश भी दिए गए। क्या निर्देश दिए गए उसकी एक डिटेल समझे तो फुलवारी शरीफ की रिपोर्ट अमित शाह के सामने रखी गई और गृह प्रधान अमित शाह ने देश भर में पीएफआई के नेटवर्क को खत्म करने के लिए साथ ही में केंद्र और राज्य की एजेंसियों को साझा ऑपरेशन चलाने के एक निर्देश दिए गए। मैं जो डिटेल पढ़ रहा हूं वो विविध न्यूज़पेपर ने दी है और न्यूज़ पोर्टल ने दिया हुआ है। इसके लिए एनआईए को नोडल एजेंसी बनाया गया और एनआईए ने राज्य के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और स्पेशल टास्क फोर्स के प्रमुख के साथ एक बैठक की और राज्यों से पीएफआई की गतिविधियों की खुफिया रिपोर्ट साझा कराई गई। इसके साथ साझा करने के लिए कहा गया और डिटेल ऐसी है कि तकरीबन एक हफ्ते के भीतर सभी राज्यों ने इसी कट्टरपंथी संगठन की खुफिया रिपोर्ट्स और उसके साथ जो एनआईए के साथ साझा रिपोर्ट साथ में दी और ऐसी कुछ चली कि साथ ही में अमित शाह के सामने 29 अगस्त को पीएफआई और ऐसे ही तमाम संगठनों के मसलन पर डिटेल साथ में दी गई और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों को जो डोजियर रखा गया। और आइए जानते हैं कि क्या सबूत थे जिनके आधार पर पीएफआई पर बैन लगा। पहले मैं एक बीजेपी ब्रिजेश पाठक नेता है उसको मैं सुनाना चाहूंगा। इसकी एक वीडियो मेरे पास आई है, वो हम लोग सुनते हैं और आगे फिर से जानेंगे पीएफआई की डिटेल। पीएफआई की असामाजिक गैर कानूनी गतिविधियां लगातार जारी थी। सरकार के जो विभिन्न जांच एजेंसियां हैं लगातार उनकी पड़ताल कर रही थी, लगातार गिरफ्तारी हो रही थी, लेकिन जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, विभिन्न दस्तावेज मिले हैं, उन आधार पर गृह मंत्रालय ने आदरणीय गृह मंत्री जी ने निर्णय लिया है
पूरे प्रदेश के लोगों ने, देश के लोगों ने सराहना की है। प्रातःकाल से ही बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और पूरे प्रदेश की जनता की तरफ से और देश के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में ये तय है कि अपराध और भ्रष्टाचार पर हम जीरो टॉलरेंस की नीति आगे बढ़ते हैं। ऐसे सभी लोगों को निगरानी में रखा जाता है जो गैर सामाजिक, गैर कानूनी गतिविधियां करते हैं और उसी का परिणाम है कि बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, लगातार छानबीन जारी है और हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश में कानून का राज और मजबूत। दर्शक मित्रों, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं इसलिए कि पीएफआई जो फंडिंग कर रही थी, पीएफआई को कौन फंडिंग कर रहा था और पीएफआई जो कार्य कर रहा था वो देश के लिए क्यों खतरनाक था, ये हम लोग समझे। तो ऑपरेशन ऑक्टोपस 2000 राउंड के वहाँ पर एनआईए और एटीएस और स्टेट पुलिस को पीएफआई के मिशन 2047 मीन्स 2047 से जुड़े ऐसे सबूत मिले हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन पर बैन की वजह माना जा सकता है। इनमें हिंदुस्तान को सिविल वॉर में झोंकना, 2047 तक ऑपरेशन गजवाए हिंद को पूरा कर लेना और साथ ही में हिंदुस्तान में इस्लामिक शासन लागू करना, ये तीन चीज जो है वो पीएफआई संगठन का एक अहम मुद्दा था। डिटेल ऐसी थी कि पीएफआई जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कार्यवाही गुजरात में कर रहा था या अलग अलग स्टेट में कर रहा था, वो हम लोग जाने। तो उसके साथ ही फंडिंग के बारे में थोड़ी मैं जानकारी दूं कि पीएफआई को फंडिंग कहां से मिल रहा था। तो इसके लिए डिटेल कुछ ऐसी है कि खुफिया सूत्रों के हवाले जानकारी ऐसी है कि पीएफआई को मिलने वाली फंडिंग का सबसे बड़ा हिस्सा गल्फ कंट्रीज में से रहने वाले मुसलमानों से वहां पर आता था और भारत देश को एकजुट नहीं होने देने के लिए वहां पर गल्फ कंट्रीज से पैसा मिल रहा था पीएफआई को। डिटेल कुछ ऐसी है कि पीएफआई की फंडिंग और नेटवर्किंग का बड़ा काम वहां पर जो चल रहा था वो जो है वो कतार, बहरीन, कुवैत और तुर्की में से हो रहा था। साथ ही में पीएफआई कई हवाला चैनलों का इस्तेमाल खाड़ी से भारत तक पैसे पहुंचाने के लिए कर रहा था। डिटेल कुछ ऐसी है कि कर्नाटक और केरल में पीएफआई के मनी बैंक थे और साथ ही में और यहीं से पूरा पैसा जो है वो भारत में बांटा जाता था। ये जो पैसा है, पैसे को खाते में ट्रांसफर करने के लिए पीएफआई किस तरीके से पीएफआई कार्य कर रहा था उसकी भी मैं डिटेल यहाँ पर पढ़ूँ तो डिटेल कुछ ऐसी है कि इतना ही नहीं, पीएफआई की जांच से जुड़े एक अधिकारी ने वहाँ पर एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि पीएफआई हवाला के जरिए आए पैसे को खाते में ट्रांसफर करने के लिए स्थानीय लोगों के नाम का फर्जी इस्तेमाल करता था और किस तरीके से ये पैसा जो है वो इस्तेमाल होता था। इसकी डिटेल ऐसी है कि यानी जो पैसा खाड़ी से आते थे उन्हें स्थानीय चंदे के तौर पर दिखाया जाता था और जांच एजेंसियों ने जब ये चंदे देने वाले के पते का क्रॉस वेरिफिकेशन किया तो सारी पोल वहां पर खुल गई और रिहेब इंडिया फाउंडेशन, ये नाम है उनका, कि रिहेब इंडिया फाउंडेशन ये पीएफआई की चैरिटी संस्था मानी जाती है। लेकिन इसके साथ ही जांच में पता चला कि यही रिहेब इंडिया फाउंडेशन पीएफआई की चंदा उगाई वाली विंग है। डिटेल कुछ ऐसी है कि जिससे सऊदी अरब से मोटी रकम उनको मिलती थी और पीएफआई जो है वो उसके बताए जाने पर इस तरीके की भारत देश में कार्यवाही करती थी। पीएफआई संगठन के खाते में करोड़ों रुपीस वहां पर फंड के बजाय वहां पर डिटेल दी गई थी कि पीएफआई संगठन के खाते में करोड़ों रुपीस आते थे। वो रुपीस कहां से आते थे और क्या एक्टिविटी की जाती थी, इसके बैंक ऑफ बड़ौदा में वहां पर खाता था और बैंक ऑफ बड़ौदा पीएफआई अकाउंट जो सीज किया गया है उसकी डिटेल में यहां पर पढ़ूं तो पिछले हफ्ते ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी मींस एएनआई ने पीएफआई को 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे थे और उसी के मद्दे रखते हुए जिसमें यह बात सामने आई थी कि पिछले एक साल में ही पीएफआई के खाते में 120 करोड़ रुपीस रकम जमा करवाई गई थी। मैं फिर से पढ़ रहा हूं दोस्तों कि कितना वहां पर अकाउंट में कितने पैसे जमा किए जाते थे। तो डिटेल कुछ ऐसी है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में उनका खाता था, वो खाते में 120 करोड़ रुपीस की रकम वहां पर जमा कराई गई थी
और सूत्रों का यह भी कहना था कि संगठनों के पास अकाउंट में आए 120 करोड़ रुपए से ज्यादा 2 गुना कैश में एकत्र किया जाता था। 120 करोड़ रुपए से ज्यादा 2 गुना कैश में एकत्र किया जाता था। और साथ ही में ये दूसरी डिटेल ऐसी है कि करोड़ों रुपए का फंड न सिर्फ भारत बल्कि विदेश में से भी आया जाता था। डिटेल ऐसी है कि ये जो फंड है सिर्फ भारत नहीं बल्कि विदेश से भी वहां पर लाया जाता था। और साथ ही में संगठन के जरिए इन पैसों का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में करने के सबूत भी मिले हैं, ताकि भारत में ऐसे अनैतिक प्रवृत्ति हो जाए और अनैतिक प्रवृत्ति को अंजाम देने के लिए ये पैसा यहाँ पर फंड को वहाँ पर दिए जाते थे। एटीएस के मुताबिक महाराष्ट्र के वहाँ पर पीआई टेरर फंडिंग के लिंक पुणे और मध्य प्रदेश से मिले हैं। डिटेल कुछ ऐसी है कि सूत्रों के मुताबिक एटीएस और साथ ही में एनआईए के जॉइंट ऑपरेशन में पुणे के बैंक ऑफ बड़ौदा का वहाँ पर पीएफआई का अकाउंट सीज कर दिया गया है। और साथ ही में सीज किए गए पीएफआई के एक अकाउंट में करीब 10 लाख रुपीस वहाँ पर मौजूद थे। ऐसी डिटेल है कि ये जो अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा का जो बैंक अकाउंट है उसमें 10 लाख रुपीस वहाँ पर मौजूद थे जो जमीयत के नाम पर खर्च किए जाते थे। और साथ ही में मुंबई में एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी मजहर के अकाउंट में पैसे कुछ महीने पहले ट्रांसफ़र किए गए थे। ये ट्रांसफ़र क्यों हो रहे थे और किस तरीके से हो रहे थे वो मैं डिटेल बोलूँ तो एटीएस के सूत्रों के मुताबिक पीएफआई के फंड में आने वाले पैसे की जानकारी खंगाल के एक एटीएस को पता चला कि वहाँ पर 10 लाख रुपए से ज़्यादा रकम वाले इस अकाउंट में पैसे वक्त पर वक्त वहाँ पर अलग अलग राज्यों से और कैश डिपॉजिट मशीन से जरिए और ज़्यादातर ट्रांजैक्शन जो है वो मध्य प्रदेश में और केरल से हो रहा है। डिटेल कुछ ऐसी है कि जो बैंक अकाउंट में पैसे आते थे वो मध्य प्रदेश से आते थे और केरल से आते थे। फिलहाल डिटेल कुछ ऐसी है कि फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा के पीएफआई के इस अकाउंट को सीज कर दिया गया है और उसके ऊपर जांच भी रखी जाती है। डिटेल कुछ ऐसी है कि 22 सितंबर को उत्तर प्रदेश समेत 15 राज्यों के 106 जगहों पर एनआईए के कई एजेंसियों के साथ मिलकर छापा मारा था। और साथ ही में इसके 5 दिन बाद मीन्स मंगलवार को 7 राज्यों में छापेमारी के बाद 150 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। डिटेल कुछ ऐसी है, विविध न्यूज पोर्टल जो लिख रहा है वो मैं यहाँ पर पढ़ूँ तो प्रवर्तमान निर्देशालय मीन्स ईडी ने अपनी जांच में पाया कि पीएफआई ने विदेश में भारी मात्रा में चंदा इकट्ठा किया। और वो चंदा क्यों इकट्ठा किया इसकी डिटेल है कि फिर उसे हवाला तथा अन्य माध्यमों से भारत में भेजा गया। डिटेल कुछ ऐसी है कि ईडी का कहना है कि यह पैसा पीएफआई और सीएफआई और अन्य संबंधित संगठनों के सदस्यों और साथ ही में पदाधिकारियों के खाते के जरिए यहाँ पर भेजा गया। और साथ ही में जांच एजेंसी का दावा यह है कि विदेश से हासिल ये कोष को सरकारी एजेंसियों से छुपाया गया है और संगठन द्वारा ऐसे कोष और चंदा एकत्र करने को लेकर नियमों का पालन भी साथ ही में नहीं किया गया है, क्योंकि यह विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं है। डिटेल कुछ ऐसी है और पोर्टल ने जो लिखा हुआ है कि भारत विरोधी एजेंडा सेट हो रहा था। और पूरी डिटेल समझे तो खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के सबसे चौंकाने वाले खुलासे तय है। और खुलासे वो है कि पीएफआई और उसकी पॉलिटिकल बॉडी एसडीपीआई के कई सीनियर लीडर्स कुछ एनजीओ के साथ मिलकर तुर्की की यात्रा करते थे और तुर्की के वहाँ पर तुर्की से भारत विरोधी एजेंडा सेट हो रहा था। तुर्की से वहाँ पर वो सेटलमेंट हो रहा था और तुर्की के लोगों के द्वारा यहाँ पर फंड भेजा जाता था भारत को नापाक इरादों में धकेलने के लिए। तुर्की में पीएफआई के लोग सीरिया में टेरर फंडिंग में शामिल संगठनों में भी वहाँ पर मिल रहे थे। और डिटेल कुछ ऐसी आई है कि हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध की साजिश भी यहाँ पर पीएफआई संगठन की तैयारी थी। डिटेल कुछ ऐसी है, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ कि इन लोगों की साजिश क्या थी वो हम लोग समझे तो हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध की साजिश भी पीएफआई की संगठन की तैयारी थी। इतना ही नहीं, खुफिया एजेंसी के पास पीएफआई और
वहाँ पर एसडीपीआई से जुड़े और इनके प्रभावित हुए ऐसे कई लोगों की लिस्ट है जो इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए मुल्क छोड़ गए हैं। डिटेल कुछ ऐसी है कि सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर हिंदुस्तान में नरसंहार और हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध की ऐसी एजेंडा पर पीएफआई की एक एंटी इंडियन ब्रिगेड, नाम था उसका, एंटी इंडिया ब्रिगेड काम कर रही थी, जिसके चलते लेकिन ऑपरेशन ऑक्टोपस ने हर मंसूबा और मंसूबा पर फेल कर दिया गया। डिटेल समझे और पीएफआई संगठन का क्या कार्य कर रहा था, पीएफआई संगठन भारत को खराब वहां पर करने के लिए क्या कार्य कर रहा था। इसके बाद जो डिटेल है कि एक दूसरा मुद्दा हम लोग पीएफआई का समझे तो अवैध पैसे लेन देन से मिले एक सबूत मिला हुआ है कि पीएफआई क्या कार्य करना चाह रहा था। इस जांच में ईडी को भी शामिल किया गया क्योंकि खुफिया रिपोर्ट्स में विदेश से अवैध पैसे के लेन देन के सबूत भी एजेंसियों को मिले हैं। डिटेल कुछ ऐसी है कि पीएफआई के खिलाफ बड़े एक्शन की योजना बनाई गई, लेकिन यह भी तय किया गया कि एजेंसियों पहले पूरा होमवर्क करेगी, उसके बाद बैठक के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉक्टर आईबी और रो आईबी और साथ ही में एनआईए के प्रमुख समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए थे। और साथ ही में डिटेल कुछ ऐसी है कि वहां पर अमित शाह ने यह साफ कर दिया था कि वहां पर पीएफआई के पूरे कैडर और फंडिंग और आतंकी नेटवर्क को खत्म करना है। वहां पर अमित शाह ने वहां पर तुरंत बोल दिया था कि हम लोगों को पीएफआई के पूरे कैडर को और उनके फंडिंग को और साथ ही आतंकी नेटवर्क को खत्म करना है। और इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई और साथ ही में एक अंजाम दिया गया। अलग अलग एजेंसियों के शामिल करने के बाद अब तैयारी छापे की पूरी हो चुकी है। तब साथ ही में सूत्रों के अनुसार एजेंसियों को हत्याओं और साथ ही में और जबरन वसूली के मामले में पीएफआई कैडर के शामिल होने और साथ ही में जुड़ी सभी जानकारियों में लिखने और निर्देश जारी किए गए। कि डिटेल कुछ ऐसी आई कि एनआईए को मामलों की जांच और देश भर में कैडर को पकड़ने के लिए ट्रैप तैयार करने के लिए वहां पर कहा गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से भी पीएफआई से जुड़ी कई मामलों में एनआईए को सौंपे गए थे वहां पर, जिनकी जांच पहले राज्य की पुलिस कर रही थी। और डिटेल कुछ ऐसी दूसरी आई है कि देश के स्टेट के बारे में हम लोग जाने तो केरल और कर्नाटक में चल रही थी पीएफआई की ज्यादातर गतिविधियां। क्या थी वो गतिविधियां और उसमें क्या पीएफआई एक्टिविटी करना चाह रही थी, वो डिटेल कुछ ऐसी वहां पर विविध न्यूज पोर्टल लिख रहे हैं कि इसी बीच विविध पार्टी के नेता भी वहां पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के एक दिग्गज नेता सुरेश जैन ने आरएसएस के ऊपर भी बैन लगाने की बात की है। डिटेल कुछ ऐसी है कि उनका मानना ऐसा है कि पीएफआई और आरएसएस संगठन दोनों की प्रवृत्तियां एक ही है। आइए पहले वो जानते हैं और वो सुनते हैं कि क्या ये नेता बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। Some RSS spreading everywhere. So RSS and PFI both are equal. So government should ban both. Why only PFI? RSS also doing the majority communalism. Some RSS spreading everywhere. So RSS and PFI both are equal. So government should ban both. Why only PFI? RSS also doing the majority communalism. दर्शक भी तो पीएफआई ऑर्गेनाइजेशन क्या देश में गतिविधियां कर रहा था उसकी थोड़ी और डिटेल जाने तो 29 अगस्त की बैठक के बाद ईडी को पीएफआई की फंडिंग, विदेश से मदद और अवैध लेन देन से जुड़ी रिपोर्ट्स जो है वो तैयार करने की एक जिम्मेदारी दी गई। और साथ ही में राज्य की पुलिस को भी यह योजना तैयार करने के लिए फैसला दिया गया और इस दौरान उन राज्यों को विशेष तौर पर शामिल किया गया जो इस संगठन को लेकर चिंता जाहिर कर रहे थे। साथ ही में उनकी अवैध गतिविधियों को रोज सामना कर रहे थे और सबसे ज्यादा गतिविधियों को केरल और कर्नाटक में पाया गया। कर्नाटक में चल रही थी उनकी गतिविधियां, पीएफआई की सबसे ज्यादा जो गतिविधियां चल रही थी वो कर्नाटक और केरल में चल रही थी। यह खतरा जो है वो आईएसआई के साथ सर उठाने का भी भंडार चल रहा था और मंडरा रहा था वहां पर खतरा, जिससे खाद्य पान और पीएफआई को मुहैया किया गया था।
डिटेल कुछ ऐसी है कि ऑपरेशन ऑक्टोपस दिया गया था उसका नाम, पीएफआई के अगेंस्ट में जो ऑपरेशन कर रहे थे या ऑपरेशन की मुहिम चल रही थी उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन ऑक्टोपस। पीएफआई के खिलाफ जो कार्यवाही का एक कार्यवाही समझे तो डिटेल मेरे पास कुछ ऐसी आई है विविध न्यूज पोर्टल से कि पहली बड़ी छापेमारी 22 सितंबर को देश भर में एक साथ 11 राज्यों में की गई है। पहली बड़ी छापेमारी 22 सितंबर को देश भर में एक साथ 11 राज्यों में की गई और इस कार्यवाही को ऑपरेशन ऑक्टोपस नाम दिया गया। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में जांच एजेंसी ने ये कार्यवाही की और उसके साथ ईडी, एनआईए और राज्यों की पुलिस ने 11 राज्यों से पीएफआई से जुड़े 106 लोगों की वहां पर अलग अलग मामलों में गिरफ्तारी की। डिटेल कुछ ऐसी है कि एनआईए में पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सलाम और साथ ही में दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 2 नेता थे उसके, पीएफआई के 2 नेता थे। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो उसका नाम सलाम था और दिल्ली अध्यक्ष जो है उनका नाम था परवेज था। परवेज अहमद को वहां पर उस समय गिरफ्तार कर लिया गया और इनमें से कुछ लोगों को एनआईए के दिल्ली हेडक्वार्टर में लाया गया था उस टाइम। वही एनआईए के दफ्तर की सुरक्षा भी बढ़ाई दी गई। डिटेल कुछ ऐसी है कि मुस्लिम संगठन और साथ ही में देश के मस्जिद के इमाम और मौलाना ने कुछ प्रतिक्रिया दी है और क्या वो कहते थे पीएफआई के बारे में वो मैं सुनाता हूं। उसके बाद हम लोग डिटेल जानेंगे कि पीएफआई आगे क्या देश में करना चाह रहा था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, तो ये जो तंजीम है या जो भी एक संगठन है, ये अभी कुछ ही दिनों से जब से बीजेपी गवर्नमेंट आगे आई हैं और ये सत्ता में आई हैं तब से पॉपुलर फ्रंट बड़ा पॉपुलर हुआ है। उससे पहले तो हम इसको जानते भी नहीं थे ये कौन है। बहरहाल अब जो भी हैं, जो पीएफआई है, तो ये हो सकता है गवर्नमेंट की कोई साजिश हो, जबकि उनको हमने कभी भी ऐसा कि मुल्क मुखालिफ सरगर्मी या मुल्क की मुखालिफ किसी मामलात में मुलव्विस हों, अगर ऐसा है तो उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी गवर्नमेंट का सही कदम है, लेकिन पॉपुलर फ्रंट को कभी भी ऐसा उनके कोई भी कारकुन है ऐसा नहीं सुना गया है कि उन्होंने मुल्क मुखालिफ गतिविधि या उस सरगर्मी में मुलव्विस हों। अब ये इनका अपना जो नज़रिया है मुसलमानों को परेशान करने का, इस लिहाज से मालूम होता है कि पीएफआई पर उनके कारकुनान को गिरफ्तार भी किया और कहीं गिरफ्तार करने के बाद अधिकारियों के सामने पेश करने के बाद उन्हें इस वादे पर छोड़ भी दिया गया है, ज़मानतें भी दी गई हैं कि वो किसी मुल्क मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्विस नहीं रहेंगे। तो अगर ये है कि मुल्क मुखालिफ सरगर्मी मुलव्विस नहीं है तो गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मुसलमानों को हिरासा करने के मुतरादिफ होगा। और अगर वाकई पीएफआई वाले अगर मुल्क मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्विस हैं या कोई इस तरह की वह, तो उसे आलमी सतह पर या पूरे इंडिया लेवल पर उसको उजागर किया जाए, उनकी जो कमियां हैं, मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां हैं, ताकि लोगों को इस बात का इत्मीनान हो। और अगर ऐसा नहीं है तो हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटी बातें या कोई तकरीर कर देना या निहत्ते या दबे हुए लफ्ज़ों को या लोगों को उभार लेना, ये कोई वैसी बात नहीं है। जबकि दीगर दफातर जैसे आरएसएस के दफातर हैं, उनमें तो बाकायदा बंदूकें, रिवाल्वर, पिस्तौल और तलवारें लेकर के उनमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये एनआई या ईडी वगैरह जो भी खुफिया तंजीमें हैं, वो उस वक्त उनकी जानिब क्यों नहीं देखती हैं और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। ये पॉपुलर फ्रंट वाले जो खाली दीनी तालीम या तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए मुसलमानों की फ़िक्रमंद हैं, उसको आगे करना चाहते हैं, दबी कुची कौम को, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। बाकी जो वाकई आतंक और दहशत फैला रही हैं तंजीमें, हथियारों, तलवारों और रिवाल्वरों को लेकर के ट्रेनिंग कर रही हैं, जैसे कि आरएसएस तंजीम है, उस पर ये अपनी आंखें क्यों बंद कर लेती हैं, ये सवाल आज भी पैदा है। और अगर ये इसको साफ तरीके से ईडी इसकी कार्रवाइयों को, जो पीएफआई है, अगर हिंदुस्तान लेवल पर अगर उजागर नहीं करते हैं तो लोगों के दिलों में सवाल बाकी रहेगा। क्या मतलब क्या है जो आपका क्या लगता है, इसमें बैन करना सही है या गलत है, क्या कहेंगे? नहीं, अब या तो हमारी मालूमात में नहीं है या फिर ऐसा है कि
मुल्क मुखालिफ कोई सरगर्मी या मुल्क से गद्दारी अगर उन्होंने की है तो कोई अखबार में किसी तरह ऐसा खबर, हम ज़्यादा टीवी पर तो रहती नहीं है, लेकिन इस तरह की खबर हमारे सामने नहीं है। और खाली ये तो है कि उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनको छापे मार रहे हैं उनके ठिकानों पे। अब ठिकाने कहाँ हैं क्या हैं, एक एक आदमी को पकड़ के लाते हैं, वो बताते हैं ठिकाना। तो बहरहाल अगर इस तरह नहीं है और वो खाली एक कौम के लिए, मुसलमानों की तरक्की के लिए अगर वो फ़िक्रमंद हैं, संजीदा हैं, तो फिर उनके साथ ये एक तरह से ज़्यादती है। और अगर वाकई है, अगर यही है गवर्नमेंट इतनी मुखलिस है इस मामलात को लेकर के, तो जो और तंजीमें हैं जो हिरासा कर रही हैं, हथियार लेकर के, बंदूकें लेकर के, रिवाल्वर लेकर के डांस कर रही हैं और लोगों को हिरासा कर रही हैं और अपने जुलूस निकाल रही हैं इश्तियाल अंगेज़ी के साथ, तो उन पर भी पाबंदी लगानी चाहिए, इसलिए कि ये मुल्क जो है जमहूरी मुल्क है और ये मेरी जंग थी, मेरे संगठन की लड़ाई थी और हम इस लड़ाई को बड़ी जिम्मेदारी से लड़ रहे थे। काश सही इस्लाम बताया होता, सही मैसेज दिया होता, कौम के नौजवानों को गुमराह नहीं किया होता, तो आज ये बुरे दिन इन्हें देखने को नहीं मिले। हमें खुशी है कि देश की सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई करी और हम ऐसे हर संगठन के खिलाफ जो इस्लाम को बदनाम करेंगे, देश के खिलाफ नौजवानों को खड़ा करेंगे, हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे। देखिए, ये हुसैनियत और मौलाइयत के खिलाफ खड़े हुए थे, ये देश के खिलाफ जिहाद लफ्ज़ का गलत इस्तेमाल कर रहे थे और मुसलमान नौजवानों को भटका रहे थे। आज लोगों की समझ में आ रहा है ये इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया, इनके पास इतना रुपया कहाँ से आया, कितने केसों में हिंदुस्तान के अंदर इनका लोग नामजद हुए हैं। उन्होंने पीएफआई का नाम लिया था, एक बड़ी लिस्ट है इनके कामों की, जो हमने तो एक पर्चा भी निकाला था इनके खिलाफ कि ये, और उस पर्चे को हमने बांटा भी था कि ये पीएफआई के कुकर्म है और इससे अपने नौजवानों को बचाएं। दर्शक मित्रों, पीएफआई संगठन देश के खिलाफ कैसी प्रवृत्तियां करता था वो हमने थोड़ी बहुत जानकारी ली। अब गृह प्रधान अमित शाह ने इसके खिलाफ क्या कार्यवाही की और कैसे एक्शन मोड लिया वो हम लोग समझे। तो गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर में पीएफआई के खिलाफ जारी रेड को लेकर एनएसए, गृह सचिव और डीजीएनआई के साथ एक बैठक की और गिरफ्तार पीएफआई कैडर और कट्टरपंथी नेताओं से पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो एजेंसियों के लिए और भी ज़्यादा चौंकाने वाले थे। ऐसा ही खुलासा देश भर में पीएफआई का अपना एक खुफिया तंत्र चल रहा था। वो क्या था, तो विकसित कर लेना था कि पीएफआई का एक अपना खुफिया तंत्र विकसित करना था देश में, और साथ ही में पीएफआई की अपनी इंटेलिजेंस विंग हर जिले में काम कर रही थी जो हिंदूवादी नेताओं के साथ, हिंदूवादी नेता के साथ साथ पुलिस और खुफिया तंत्र की जासूसी कर रही थी। डिटेल कुछ ऐसी है कि पीएफआई ने हर जिले में पैरेलल एक नेटवर्क खड़ा कर दिया था जिसका इस्तेमाल सांप्रदायिक उन्माद भड़काना, साथ ही में देश का किसी अस्थिर, देश की जो भी गतिविधियां हो उसको अस्थिर करना उसका सबसे बड़ा मकसद था। इसकी डिटेल और जाने तो, लेकिन अब केंद्र सरकार पीएफआई की मंशा पर पानी फेरने की तैयारी कर चुकी है और साथ ही में कर ली है। हालांकि ये मुहिम पूरी शुरू हो गई है, देश के गृह प्रधान अमित शाह ने पूरा का पूरा उसका खात्मा कर देने की तैयारी कर ली है। साथ ही में एक जो डिटेल सामने आई है कि महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना के एकनाथ शिंदे की एक डिटेल मेरे पास और वीडियो मेरे पास सामने आई है। तो पीएफआई संगठन के बारे में बोलने वो महाराष्ट्र के सीएम जो है एकनाथ शिंदे वो कुछ बोल रहे हैं, वो मैं दिखाना चाहूँगा। मैं दर्शक मित्रों वो पहले जानते हैं और आगे देखते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनको इस देश में ऐसे नारे लगाने का कोई अधिकार नहीं है, तो ये बयान किसी ऊपर कोई कर नहीं सकता है। पीएफआई संगठन जो है, ये जो पॉपुलेशन फ्रंट ऑफ इंडिया, ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं उनको इस
देश में ऐसे नारे लगाने का कोई अधिकार नहीं है। यह गृह विभाग पूरी तरह उनका बंदोबस्त करेगी और केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, योग्य निर्णय लिया है, इस देश में देशभक्तों का ये देश है, ये राज्य है, राष्ट्रभक्तों का है। यह देशद्रोही बयान किसी ऊपर कोई कर नहीं सकता है और वो साइन भी नहीं किया जाएगा। तो दर्शक मित्रों, देश के लिए टेररिस्ट पैदा करना और भारत देश में अनैतिक प्रवृत्ति करना, ये जो है वो पीएफआई संगठन का एक ही मकसद था। आने वाले समय में और भी ज़्यादा छापेमारी वहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो दर्शक मित्रों, ये था हमारा स्पेशल शो छापेमारी, गिरफ्तारी और बैन, पीएफआई संगठन पर सरकार की लाल आंख। लेकिन अब हम प्रोग्राम खत्म करें उससे पहले एक मुद्दा भी सामने आया हुआ है, एक दो क्वेश्चन भी सामने आया हुआ है। वो ये है कि 2017 की गुजरात इलेक्शन में गृह प्रधान अमित शाह ने इंडिपेंडेंट एमएलए जिग्नेश मेवाणी, गुजरात के इंडिपेंडेंट एमएलए है वो जिग्नेश मेवाणी पर एक आरोप लगाया था कि उनको पीएफआई से फंडिंग मिल रहा है। गृह प्रधान अमित शाह ने उस टाइम जिग्नेश मेवाणी, जो गुजरात के इंडिपेंडेंट एमएलए है, उसके ऊपर एक आरोप लगाया था कि पीएफआई से उसको फंडिंग मिल रही है। तो एक क्वेश्चन जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, वो क्वेश्चन ये है कि आज देश भर में पीएफआई पर छापेमारी हो रही है, तो आज तक जिग्नेश मेवाणी के ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया गया है, और साथ ही में 5 साल के बाद भी इसके ऊपर कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। सवाल काफ़ी कुछ है, पर सरकार का ये फैसला आशा रखते हैं कि जनता के पक्ष में होगा और देश के हित में होगा। ऐसी ही कुछ नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए रजा, नमस्कार। बोल धरती जयकारा, गगन है सारा गूंजा।